सीईसी के प्राचीन भारतीय इतिहास के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम लोग दो भागों में चर्चा करेंगे वो है मौर्योत्तर काल, और हम मूलतः राजनैतिक अवस्था के ऊपर दोनों चर्चा करेंगे। और चर्चा के पहले भाग में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि मौर्य काल के पश्चात, यानी आप मान सकते हैं 180 ईसा पूर्व से लेकर जब गुप्त काल का आरंभ होता है, आप कह सकते हैं 320 ईस्वी तक, तो ये जो लगभग 500 वर्षों का अंतराल है, उस अंतराल में भारतीय उपमहाद्वीप की राजनैतिक अवस्था क्या थी और उससे किस प्रकार की ऐतिहासिक समझ हम बना सकते हैं, इसी के ऊपर चर्चा है। चर्चा के पहले भाग में मूलतः जो हम सर्वे करेंगे वो उत्तर भारत, या आप कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत के उत्तर के इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे, और चर्चा के दूसरे भाग में दक्कन और जो पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न पोर्शन है, यानी दक्षिण भारत का जो पोर्शन है, उसकी राजनीतिक अवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने के पहले एक आप कह सकते हैं कि एनालिटिकल समझ बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि इसके पीछे के काल की जो राजनीतिक अवस्था है उसे पृष्ठभूमि बनाकर ही इस कालखंड को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहले मैंने आपके साथ मौर्य काल की जो राजनीतिक अवस्था थी, जो नेचर ऑफ स्टेट था, नेचर ऑफ एम्पायर था, उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। और इसका आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो मौर्य काल को जिस ढंग से हम समझते हैं, एक एम्पायर के तौर पर, एक साम्राज्य के तौर पर, जिसका न्यूक्लियर एरिया और आप कह सकते हैं जो कोर एरिया है, न्यूक्लियर और कोर एरिया, वो उत्तर भारत में था, वो मगध क्षेत्र में अवस्थित था। और वहां से एक आप कह सकते हैं कि वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता गया, और एक बड़े भूभाग पर, लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे भूखंड पर, केवल दक्षिण भारत का जो चोल, चेर, पांड्य जो किंगडम है उसको छोड़कर लगभग पूरे भूभाग पर एक राजनीतिक आप समझ सकते हैं उनकी उपस्थिति मौर्यों की थी। परंतु साथ साथ हम लोगों ने यह भी चर्चा किया कि यह जो राजनीतिक उपस्थिति थी या प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसकी चर्चा हम लोग मौर्यों के संदर्भ में करते हैं कि बड़ा केंद्रीयकृत था और ब्यूरोक्रेटाइज्ड एम्पायर था, और टैक्सेशन सिस्टम या रेवेन्यू ऑगमेंटेशन से बिल्कुल ऑब्सेस्ड था, तो ये पूरे भूभागों के लिए नहीं था। और अगर आप अलग अलग भूखंडों को देखें, जैसे कर्नाटक इलाके को देखें, या आंध्र इलाके को देखें, या महाराष्ट्र इलाके को देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि, या उड़ीसा इलाके को देखें, तो ऐसा लगेगा कि इसे हम मौर्य प्रशासन का हिस्सा तो मान लेते हैं और मौर्य साम्राज्य का हिस्सा तो मान लेते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था क्या उतनी ही जटिल और उतनी ही सजग रही होगी जितना न्यूक्लियर एरिया, जो कि मगध क्षेत्र में था, या उत्तर भारतीय जो गंगा के जो मैदानी इलाकों में था, वही व्यवस्था यहाँ रही होगी? ऐसा मानना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, और इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि हम मौर्योत्तर काल में, यानी 180 ईसा पूर्व के पश्चात, जब मौर्यों का पतन हो चुका था, तो उसके पश्चात जो अगर भारतीय मानचित्र को देखें, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या पहली शताब्दी ईसा पूर्व या पहली शताब्दी
के भारतीय मानचित्र को देखें तो हमें कई पॉलिटीज नजर आते हैं। कई जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं वो उत्तर भारत में छोटी छोटी डायनेस्टीज हमें नजर आता है। आप देख सकते हैं शुंगों को, आप देख सकते हैं कांडवा को, आप देख सकते हैं कलिंग में खारवेल को, वगैरह वगैरह। और अगर उत्तर पश्चिम इलाका देखें तो वहाँ जनजातीय योधे वगैरह, अर्जुन या योधे वगैरह यहाँ उपस्थित हैं मौर्य उत्तर काल में। और फिर उत्तर पश्चिम इलाके में आप फिर जो इंडो ग्रीक पॉलिटीज है उसका भी प्रेजेंस देखते हैं। तो यहाँ एक रिप्लेसमेंट जो हम देखते हैं, अगर कॉन्ट्रास्ट के तौर पर देखें तो एक बड़ा साम्राज्य जो कि व्यवस्थित था, केंद्रीकृत था, उसके खत्म होने के बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज हमें उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। तो इतिहासकारों के बीच मूलतः इस परिवर्तन को अगर प्रक्रियात्मक तरीके से समझने की कोशिश करें तो इतिहासकारों के बीच दो मूल हमें धाराएं दिखती हैं समझ बनाने की। एक जो पारंपरिक तरीके से आप कह सकते हैं कि पिछले 40 वर्षों के जो लेखन की जो फोकस एरिया है उसको अगर दरकिनार कर कर समझने की कोशिश करें, जो अभी भी जनमानस पर उसका छाप अभी भी काफी फॉर्मिडेबल है, वो है कि ये सारी जो पॉलिटीज हैं छोटी छोटी, शुंग की, कांडवा की, खारवेल की वगैरह वगैरह, वो उनकी उत्पत्ति का कारण मौर्यों का विघटन है। एक बड़ा साम्राज्य टूट गया है, जैसे एक बड़ा परिवार जब टूटता है तो उसके छोटे छोटे यूनिट्स आपको नजर आने लगते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को एसर्ट करते हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एसर्ट करते हैं। तो एक तरीका तो समझ का वो है कि एक बड़ा साम्राज्य विघटित हुआ और ये छोटे छोटे पॉलिटीज उसके घटक जो हैं वो अब प्रोमिनेंटली नजर आने लगे हैं मौर्योत्तर काल में। दूसरा जो नजरिया है और जिसे आप कह सकते हैं कि ये पिछले 30-40 वर्षों में ज्यादा प्रबल होता दिखता है और इसकी पृष्ठभूमि भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं मौर्यों के चर्चा में, जो विकेंद्रीकरण से जुड़ा जो हमारा डिस्कशन था उसमें। और इसमें हम पाते हैं कि जो राज्य व्यवस्था की जो प्रक्रियात्मक, राज्य व्यवस्था का जो प्रक्रियात्मक पहलू है, यानी स्टेट फॉर्मेशन का प्रक्रियात्मक पहलू है, वो अनफोल्ड होता दिखता है इन सारे इलाकों में। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है प्राचीन भारत में। ऐसा नहीं है कि ये केवल मौर्योत्तर काल में हो रहा है, बाद के काल में भी, गुप्त काल में भी और गुप्त काल के पश्चात भी अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे कि रीजन्स जो हैं, जो क्षेत्र हैं, वो अपने बलबूते पर मूलतः एक रूलिंग एलीट क्रिएट कर पा रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक आप कह सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के फलस्वरूप। यानी उस इलाके में संभवतः सघन खेती शुरू हो गई या कोई दूसरी अर्थव्यवस्था से जुड़े जो क्रियाकलाप हैं वो सघन तरीके से हो रहे हैं। ये व्यापार से भी हो सकता है और इसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे चोल, चेर, पांड्य पॉलिटीज के संदर्भ में। तो जहां से भी अगर अधिशेष उत्पादन हो रहा है या आयातित हो रहा है संसाधन, उसका अगर पुनर्वितरण समान तरीके से नहीं हो रहा है और उसमें विसंगतियां हैं, उसमें ऊंच नीच या ज्यादा कम की जो भावना और प्रक्रिया है वो अनफोल्ड होती दिखती है, तो ऐसी अवस्था में आप अक्सर हाँ पाते हैं कि हर एक इलाके में एक रूलिंग एलीट उभर कर आता है। जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होता है वो विघटित होकर ज्यादा अधिशेष को अपने नियंत्रण में लेने के लिए और उसका पुनर्वितरण करने की जो एक क्षमता है या उसका एक जो अधिकार है उसको पाने के लिए
एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या क्लाउट वो डेवलप करता है और धीरे धीरे जाकर यही ज्यादा व्यवस्थित होता जाता है, जिसे हम राज व्यवस्था के तौर पर समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग इलाकों में मौर्यों के पतन होने के पश्चात उत्तर भारत में भी अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की प्रक्रिया होती दिखती है, और ये ज्यादा प्रबल तरीके से आपको दक्कन और दक्षिण भारत में होता दिखता है। और यहां आप देखेंगे कि ये जो रूलिंग एलीट इमर्ज कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है, और वो उस प्रक्रिया को आगे लेता जा रहा है। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रेड, कॉमर्स, क्वाइनेज, इन सभी प्रक्रियाओं को, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू हो चुकी है उत्तर भारत में, उसे और सघन बनाता जा रहा है। और आप देखेंगे कि अगर पुरातात्विक रिकॉर्ड्स को भी देखें, उसके जो अवशेष हैं उसको भी देखें, तो मटेरियल फाइंडिंग्स हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम्स की, उसकी क्वालिटी मॉडर्न पीरियड से बेहतर है। अक्सर हम लोग यह मानकर चलते हैं कि एक बड़ी राजनीतिक व्यवस्था अगर विघटित होगी तो अर्थव्यवस्था भी विघटित हो जाती है। ऐसा है नहीं। और मौर्योत्तर काल हमें यह एक आप कह सकते हैं एविडेंस देता है, एक इंपिरिकल एविडेंस देता है कि पॉलिटिकल डिक्लाइन इज नॉट इक्वल टू इकोनॉमिक डिक्लाइन। जो इकोनॉमिक वेलबींग है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो कंटिन्यूड है भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्योत्तर काल में। हालांकि एक बड़े साम्राज्य के तौर पर अब मौर्य यहां नहीं है और छोटी छोटी पॉलिटीज यहां हैं। लेकिन अगर आप व्यापार को देखें, कारीगरी को देखें, कृषि को देखें, या जो भवन निर्माण है उसकी प्रक्रिया को देखें, या मूर्तिकला को देखें, तो इन सबों में जो प्रगति हो रही थी वो निरंतर चलती आ रही है इस काल में भी। और आप कह सकते हैं कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इस समय संभवतः बेहतर है मौर्य काल से, और अर्बनाइजेशन की भी प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती आ रही है इस समय में भी। तो चूंकि यह चर्चा मूलतः राजनीतिक अवस्था के ऊपर है, तो इसके दृष्टिकोण से आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि जो मगध का आधिपत्य है भारतीय उपमहाद्वीप में 6ठी शताब्दी से लेकर मौर्य काल तक, वह अब उतना प्रभावी संभवतः नहीं है, क्योंकि जो शुंग वंश का जो रूल है, उसकी जो टेरिटोरियल कंट्रोल है, वो मगध और उसके आसपास इलाकों तक ही सीमित हो चुका है। और उसके बाद जो कानवा आए हैं, जो आप कह सकते हैं कि 28 ईसा पूर्व तक उनका रूल रहा। तो इस इलाके में, मगध और उसके समीपवर्ती इलाकों में, गंगा से जो सटे इलाके हैं, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश आप मान सकते हैं, कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, ये सभी इलाके शुंग और कानवा के अंदर 28 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। और अब पहली बार जो आज का उड़ीसा इलाका है, जिसे उस समय हम कलिंग के नाम से जानते थे, और कलिंग की चर्चा हम लोग अशोक के संदर्भ में भी कर चुके हैं, कलिंग युद्ध की। और उसमें आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि हालांकि अशोक के शिलालेख पर कलिंग आक्रमण का वर्णन है, और हृदय परिवर्तन की भी बात इसी संदर्भ में की जाती है। अशोक की रण विजय से धम्म विजय का जो परिवर्तन हुआ वो भी इसी संदर्भ में हुआ। लेकिन किस राजा को अशोक ने हराया था, कलिंग के कौन राजा थे, या उनके अंदर उस राजा के अंदर कलिंग में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है, और इसके प्रमाण भी हमें नहीं मिलते हैं। संभवतः कलिंग अभी भी हिस्टोरिकल एज में
मौर्य काल तक हिस्टोरिकल एज में जहाँ लेखन पद्धति का विकास हो जाता है, जहाँ शहरों का विकास हो जाता है, जहाँ अपनी राज्य व्यवस्था रीजनल स्तर पर विकसित हो जाती है, तो ये सारे परिवर्तन संभवतः कलिंग में उस समय तक नहीं हुए थे, मौर्य काल तक नहीं हुए थे। परंतु मौर्योत्तर काल में पहली बार पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से हमें खारवेल के अंतर्गत इस प्रकार का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे हम कलिंग के संदर्भ में जानते हैं, और हाथी गुम्फा अभिलेख में यह वर्णित है कि खारवेल राजा ने मगध, उत्तरी दक्कन और पांड्य इलाका, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कलिंग से आप इसका दिशा निर्धारण करें तो उत्तर में मगध, पश्चिम दक्षिण इलाके में उत्तरी दक्कन, और जो दक्षिण इलाका है पांड्य, उन सबों पर हाथी गुम्फा अभिलेख में यह दावा किया गया है कि सफल आक्रमण किए गए और जीत हासिल की गई। तो अब इसकी सत्यता कहां तक है, इसका कोई कोरोबोरेशन बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, परंतु यह आपको यह अंदाजा तो जरूर देता है कि कलिंग इलाका अब हिस्टोरिकल फेज में एंट्री कर चुका है। अब वहां राज्य व्यवस्था जैसी चीज स्थानीय तौर पर कह सकते हैं या रीजनल तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर काबिज हो चुकी है। और यह तभी संभव होगा जब वहां सघन खेती या व्यापार जैसी स्थिति की शुरुआत हो चुकी होगी। तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं या व्यापार और विनिमय की जो प्रक्रिया है, वो एक हद तक और एक लेवल तक, एक स्तर तक सघन हो चुकी होगी, तभी इस प्रकार के परिवर्तन इस इलाके में संभव हो पाए। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो एक नकारात्मक नजरिया है चीजों को देखने का कि एक बड़ा साम्राज्य विकसित हुआ इसलिए इस प्रकार की पॉलिटीज नजर आ रही हैं, एक दूसरा नजरिया जो है, जो कि ज्यादा सकारात्मक लगता है, वो ये है कि अलग अलग क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग कालखंड में इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो कि स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है और हिस्टोरिकल स्टेज में एंट्री की प्रक्रिया है। और कलिंग में ये अभी यहां होता दिख रहा है। वैसे ही दूसरे इलाके में हमें अलग अलग कालखंडों में अलग अलग एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट के साथ ये होता दिखता है। अलग अलग पॉलिटिकल डायनेस्टीज की प्रेजेंस में या उनके हाथों ये होता दिखता है। जैसे अगर उत्तर पश्चिम में देखें, मौर्योत्तर काल में भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तर पश्चिमी इलाके को अगर आप देखें, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर या प्रेजेंट डे पाकिस्तान वगैरह, इस इलाके में जो परिवर्तन हो रहे थे उसको देखें तो हमें इंडो ग्रीक रूलर्स की प्रेजेंस दिखती है। हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर की सेना जब यहाँ से वापस गई मौर्य काल के पहले, तो इन इलाकों में जो इंडस नदी है उसके पश्चिमी इलाकों तक अलेक्जेंडर के कई सेनापति, जिसे शत्रप्स भी कहा जाता है, या बैक्ट्रिया क्षेत्र में जो ऑक्सस रिवर है, आज का सेंट्रल एशियन एरिया आप कह सकते हैं, वहाँ काफ़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर अलेक्जेंडर के सेनापति या उसके आप कह सकते हैं शत्रप्स रूल कर रहे थे। और ये जो इंडो ग्रीक हैं उनके सिक्के भी हमें इस समय मिलते हैं। शुरुआती दौर में ये लेजेंड कॉइन्स होते थे और पोर्ट्रेट कॉइन्स होते थे, यानी लेजेंड का मतलब उस पर कुछ लिखा होता था। याद रखें कि मौर्य काल तक
जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, भारत में भी राजा सिक्कों को निर्गत नहीं करता था, और यह सिक्कों को निर्गत करने की परिपाटी संभवतः श्रेणियों को थी, जो जिसे हम ट्रेड गिल्ड्स या आर्टिजनल गिल्ड्स या मर्चेंट गिल्ड्स कहते हैं। पर इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उसमें राजा, जो पॉलिटिकल हेड होता था, वो सिक्कों को निर्गत करता था। तो एक तरह से मार्क ऑफ सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता का वो एक द्योतक के तौर पर सिक्कों को निर्गत करता था, और यह परिपाटी भारतीय इतिहास में भी चल पड़ी आगे, और ये आज तक यह व्याप्त है, यह परिपाटी। तो और फिर जो ग्रीक कॉइन्स थे वो सर्कुलर थे, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पंचमार्क्ड कॉइन्स जिसका प्रचलन मौर्य काल तक भारत में था, वो जो कॉइन्स थे वो इंट्रिंसिक कॉइन्स थे और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के होते थे। बाय वेट उन्हें काटा जाता था, एक स्ट्रिप, सिल्वर स्ट्रिप को काटकर उसे बनाया जाता था। पर ग्रीक कॉइन्स में ग्रीक सिस्टम में जो कॉइन्स की परिपाटी थी वो सर्कुलर कॉइन इशू करने की परिपाटी थी। उस पर पोर्ट्रेट बना होता था, संभवतः किंग का या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का, और उस पर कुछ लिखा होता था, उस पर कुछ अंकित होता था। शुरुआती दौर में ग्रीक भाषा में लिखा जाता था, परंतु बाद में चूंकि यह इलाका जो कि भारतीय परंपरा में यहाँ चीज़ें थीं और यहाँ जो लेखन पद्धति जो व्याप्त थी वो ब्राह्मी लिपि में थी, तो ब्राह्मी में लिखे सिक्के भी ग्रीक राजाओं के द्वारा निर्गत हमें इस समय के मिलते हैं, इस इलाके से, उत्तर पश्चिमी इलाके से। मिलिंद पान्हा में राजा मेनांदर का नागसेन के साथ बातचीत की चर्चा हम लोग सभी करते हैं, और मिलिंद पान्हा में इसका उल्लेख है, और यही आपको बता रहा है कि सांस्कृतिक रूप से कितना एक कमिंगलिंग जिसे कहते हैं वो हो रहा है, कि वो यूनानी मूल का बेशक हो, परंतु भारतीय जो सांस्कृतिक परिवेश है उसमें लगभग घुलता मिलता यह एविडेंस हमें देखने को मिलता है। और मिनेंदर के सिक्के हमें काबुल में भी मिलते हैं, मथुरा में भी मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो उत्तर पश्चिमी इलाका है भारतीय उपमहाद्वीप का, ये वो समय है जब इसमें जो ग्रीक कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ हैं या कुछ प्रैक्टिसेस हैं उसका कमिंगलिंग भी हो रहा है। यही वो समय है जब मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट भी पनप रहा है, और इसी के फलस्वरूप आप पाएंगे कि जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं इस समय की, चाहे वो शैव परंपरा में हो, विष्णु परंपरा में हो, या बौद्ध या जैन परंपरा में हो, वो सभी मूर्तियां ज़्यादा ग्रीक दिखती हैं। जो हाव भाव है चेहरे का वो ग्रीक जो स्कल्पचरल ट्रेडिशन है उसमें काफ़ी आप सिमिलैरिटीज़ पाएंगे। वैसे ही बेसनगर जो कि सांची के पास है, बेसनगर स्तंभ में भी जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है वो हेलियोडोरस जो कि तक्षशिला अवस्थित राजा अंति अल्किदास का राजदूत था, उसके द्वारा लिखा गया है, और वह वासुदेव संप्रदाय का अनुयायी था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो इस समय की जो रिलीजियस या सोशल सेंसिबिलिटीज है वो और ग्रीक सेंसिबिलिटीज है या प्रैक्टिसेस हैं, उसका एक सम्मिश्रण इस समय होता जा रहा है। इसके पश्चात आप शक राजा का एविडेंस हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। ये मध्य एशिया मूल के थे और पश्चिमी भारत में 5वीं सदी तक इनकी उपस्थिति थी। शक संवत जो कि 78 ईस्वी से शुरू होता है, हम सभी इसकी जानकारी रखते हैं। रुद्रदमन सबसे महत्वपूर्ण शक राजा, इसके दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में संभवतः यह कार्यकाल रहा होगा, और जूनागढ़ अभिलेख में जो कि गुजरात में है वहाँ से हमें रुद्रदमन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। नर्मदा घाटी इलाके में सातवाहनों के साथ संभवतः युद्ध में यह विजयी भी हुआ था। इसी
अभिलेख से हमें राजस्थान में यौधेय के होने की बात हमें उसका पुष्टिकरण मिलता है। सुदर्शन तडाग या सुदर्शन लेक जिसे हम कहते हैं, जिसे मौर्य काल में बनाया गया था, उसका मरम्मत इस काल में करवाया गया। उसी के साथ आप कुषाणों का भी प्रेजेंस मौर्योत्तर काल में देखते हैं। यूची जनजाति के थे मूलतः। काबुल और कश्मीर इलाके में इनकी उपस्थिति थी। कई राजा जो कि कुषाण वंश के थे, कुजुला कादफिसेस, विमा कादफिसेस और कनिष्क 78 से 144 ईस्वी तक, जिसकी राजधानी पुरुषपुर जो कि प्रेजेंट डे पेशावर है, और संभवतः दूसरी राजधानी मथुरा में भी थी। वाराणसी और सांची तक इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। चीन से संपर्क संभवतः रहा था। सिल्क ट्रेड का जो रूट है वो डाइवर्ट होकर संभवतः कुषाणों के समय में भारतीय उपमहाद्वीप से भी हमें जाता हुआ दिखता है। ये जो इंडियन ओशन है अरेबियन सी में। सिक्के हमें कुषाण के समय के काफ़ी मिलते हैं, और पर्सिया के ससनिद द्वारा 3री सदी ईस्वी में कुषाणों का अंत किया गया। और यह एक आप कह सकते हैं कि परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है मौर्योत्तर काल की उत्तर भारत की। और इसके पश्चात जो दूसरा भाग है इस वार्ता का, उसे हम दक्षिण भारत और दक्कन के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ उसके जो एनालिटिकल इश्यूज हैं उसकी भी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।